दोस्तों अगर आपके पास एक्सेल का बेटर नॉलेज है, कैसा होगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप इस बेटर नॉलेज के साथ दिन में 1 घंटा काम करके कमा सकते हो 1500 रुपए एज अ सेकंड सैलरी। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं या फिर जॉबलेस है या आप एक स्टूडेंट है या आप किसी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि पार्ट टाइम जॉब करके एज अ सेकंड सैलरी को अर्न करना, जी हाँ दोस्तों, एज अ फ्रीलांसर, तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो अगर आप पे इंटरेस्टेड है ये सब जानने के लिए तो कमेंट्स में अभी के अभी लिख दो रेडी। जी हाँ दोस्तों, चलिए सीधी बात नो बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं खास, लेट्स बिगिन। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको ये वर्क मिलेगा कहाँ से और एक्चुअल में वर्क क्या होगा। तो उसके लिए करना क्या, अपना क्रोम ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। ब्राउजर पर आने के बाद आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है fiverr.com को। ठीक है, fiverr.com जैसा आप सर्च करेंगे और आप वहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार जा रहे हैं तो आपको वहां पर अपनी ईमेल आईडी डाल करके एक अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। इज दैट क्लियर? वहां पर वो लॉगिन के लिए मांगता है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। fiverr.com में आपको बता दूं, fiverr.com में एक ऑनलाइन वर्क प्रोवाइड करती है आपके लिए, चाहे आपका मेलिंग का वर्क हो, बिजनेस का वर्क हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, वीडियो एनिमेशन वगैरह, राइटिंग, ट्रांसलेशन वगैरह, बहुत सारे वर्क आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आपका स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पर क्या वर्क तलाश करना है। इज दैट क्लियर? आपको यहाँ पर आने के बाद अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है कंप्लीट तरीके से। और ऐसी काफी सारी वेबसाइट है, जैसे मैं आपको बता दूं, fiverr.com हो गया, आपका freelancer.in है, upwork.com है, ये सब फ्रीलांसर वर्क करने के लिए बहुत ही ज्यादा मार्केट में फेमस है। क्लियर? तो मैंने यहाँ पर इस वेबसाइट को लॉग इन कर रखे, यहाँ पर रखा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर काफी सारे गिग्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, यानी कि ये सभी अकाउंट्स यहाँ पर क्रिएट हो रखे हैं और ये कितना कितना चार्ज करते हैं अपना वर्क करने का। जैसे कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये ले लेता हूँ, ये दिखा रहा है कि यहाँ पर ये परफेक्ट डेटा एंट्री का वर्क करते हैं, जो ये चार्ज करते हैं 1737 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 1737 रुपये चार्ज करते हैं। और भी बहुत सारे डेटा एंट्री से रिलेटेड यहाँ पर गिग्स मिल जाते हैं आपको, तो आप किसी भी गिग्स पर क्लिक करके चेक करके देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, ये मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के लिए यहाँ पर आपके सामने इसका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये फरजाना मंजूर जो भी है बांग्लादेश से है, यहाँ पर ये इनका ये अकाउंट क्रिएट है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहते हैं आई विल डू एक्यूरेट डेटा एंट्री, वेब रिसर्च, कॉपी पेस्ट एंड एक्सेल डेटा एंट्री जॉब्स वगैरह, यानी कि जो वर्क करते हैं वो यहाँ पर ये वर्क करते हैं। और इनका जो बेसिक पैकेज है, यहाँ पर आप देखेंगे साइड में आकर के, इनका जो बेसिक पैकेज है ये 5 घंटा काम करते हैं डेटा एंट्री के लिए और ये 4342 रुपये चार्ज करती हैं। इज दैट क्लियर? इनका 5 घंटा ये वर्क करेंगे और इतना चार्ज करती हैं। इनका जो स्टैंडर्ड पैकेज है इस पर क्लिक करेंगे तो 13,026 रुपये चार्ज करती है और प्रीमियम जो इनका ये पैकेज है वो 26,051 रुपये चार्ज करती हैं। देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग आपको आना क्या है, इस पर एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर 20 से 30 अगर पर्सन को आप मैसेज करोगे, आप उनको ये बताओगे कि हम सर ये मैसेज मतलब ये वर्क कर लेते हैं कंप्लीट तरीके से। जैसे इन्होंने यहाँ पर ये क्रिएट करके रखा हुआ है और इन्होंने ये बताया है वहाँ पर हम क्या क्या वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बाहर आप देख पा रहे हैं, इनका ये रिकॉर्ड बाहर से दिखा रहा है कि हम यहाँ पर आई डू एक्यूरेट डेटा एंट्री में बिल्कुल परफेक्ट डेटा एंट्री करते हैं। इज दैट क्लियर? तो आपको भी इस तरह से प्रोफाइल अपनी क्रिएट कर लेनी है और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग, अपने स्किल के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना प्राइस आप रख सकते हो। तो ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको वर्क मिलेगा, आपको किस तरह से अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आप इसके ऊपर डेडिकेट वीडियो चाहते हो कि यहाँ पर अकाउंट प्रॉपर तरीके से कैसे क्रिएट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसके लिए डेडिकेट वीडियो बना दूंगा। क्लियर? तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जाकर के वर्क कहाँ से ढूंढना पड़ता है और कैसा कैसा वर्क मिलेगा, को लोग कितना चार्जेस कर रहे हैं अपने स्किल के अकॉर्डिंग। चलिए अब बढ़ लेते हैं कि आपको वर्क किस तरह का मिलेगा। चलते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ओर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मेरे पास यहाँ पर एक डेटा है जो काफी हट्टा कट्टा डेटा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, कंट्रोल की को होल्ड करके डाउन की जैसे यूज करूंगा तो आप यहाँ पर देखेंगे 2589 रोज का मेरे पास ये डेटा है। ठीक है, आपके पास में इससे बड़ा भी डेटा हो सकता है। ठीक है, तो आपको मैं ये एक बात बता दूं, अगर आप ऑनलाइन वर्क करते हैं एज अ फ्रीलांसर और सेकंड सैलरी को अर्न करना चाहते हैं तो 1% ही होता है जो आपको डेटा मिले, स्मॉल डेटा मिले। ठीक है, ज्यादातर आपको लाखों की तादाद में ही डेटा मिलेगा जिसमें आपको उसमें वर्क करना होता है। ठीक है, तो उससे डू नॉट वरी अबाउट दैट, उसके बारे में घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको उस पर वर्क कैसा करना पड़ेगा। बहुत से लोगों को आदत होती है कि वो लॉन्ग डेटा पे काम नहीं कर पाते। ठीक है, तो कोई टफ नहीं होता, एडवांस ट्रिक सीखते रहो एक्सेल की। तो इसमें इस डेटा के अकॉर्डिंग जो हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इस डेटा में हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर डेट लिखी है, मंथ लिखे हैं, कस्टमर नेम, रीजन्स, कैटेगरी, सब कैटेगरी, पेमेंट मोड और सेल्स क्वांटिटी, प्रॉफिट लिखा है। अब क्लाइंट ने हमसे ये कहा है भाई इस डेटा में से मंथ जो यहाँ पर दिख रहा ना
मंथ को हमें फाइनेंशियल ईयर वाइज सॉर्ट करना है। आई रिपीट, यहाँ पर हमको शॉर्ट ही करना है वैसे, बट फाइनेंशियल ईयर वाइज शॉर्ट करना है। अब फाइनेंशियल ईयर होता क्या है, ठीक है, मैं उसके बारे में ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा। इंडिया के अंदर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को जाकर के खत्म होता है। मतलब फाइनेंशियल ईयर एक साल से शुरू होता है और दूसरे साल में जाकर के खत्म होता है। एग्जैक्टली क्लियर। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वो 1/1/15 से ये शुरू हुई थी डेट, जो पहला यानी कि पहला महीना जनवरी का ही आता है। तो यहाँ पर जो मंथ लिखे हैं वो क्रम वाइज से लिखे हैं, यानी कि सीरीज वाइज में महीना, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरह से वो लिखे हैं। बट हमारे पास क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि भाई ये नाम जो लिखे हैं वो लिखे रहे वैसे ही जैसे भी हैं, बट हमें मंथ को यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर वाइज सॉर्ट करना है। तो वो किस तरह से करेंगे? बेसिकली सॉर्ट जो होता है, मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ तुमको। मैं यहाँ पर डेटा टैब में जाता हूँ और इसमें आपको सॉर्ट एंड फिल्टर का एक ग्रुप मिलता है। आप यहाँ पर देखेंगे A to Z, Z to A। A to Z का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी कॉलम को सॉर्ट कराना चाहते हो A to Z, यानी कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर A to Z करना। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो सबसे पहले यहाँ पर A नाम के जो भी मंथ के नेम होंगे, A जैसे कि अप्रैल होता है, उसके बाद में अगस्त होता, इस तरह से सीरीज आएगी। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ये मांगता है एक्सपेंड सिलेक्शन, इसको ओके दे दो शॉर्ट करने के लिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे अप्रैल। अब आप सोचोगे सर ये अप्रैल आ तो गया, मगर अप्रैल के बाद में जो यहाँ पर महीना आता है वो किसका आता है? मई का आता है। जैसा आप नीचे जाकर के यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको मई का नहीं, किसका मिलेगा? यहाँ पर अगस्त का महीना आपको दिखेगा। आप यहाँ पर देखेंगे अप्रैल का यहाँ पर मंथ लास्ट हो चुका है और यहाँ पर आकर के चेक करेंगे तो क्या दिख रहा है? अगस्त का दिख रहा है, तो कि यहाँ पर आना चाहिए था मई का। तो यहाँ पर शॉर्ट तो ये हुआ है मगर प्रॉपर तरीके से राइट नहीं हुआ है। ये फाइनेंशियल ईयर वाइज शॉर्ट होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करेंगे? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है फाइनेंशियल ईयर वाइज शॉर्ट करना, और ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। याद रखना, ठीक है? ये चीज़ें नोट करके लिख लो कि ये एक्सेल की ऐसी ट्रिक ही आपको एडवांस बनाती है एक्सेल के अंदर, ठीक है? शॉर्ट तो कोई भी कर सकता है इसी तरीके से, बस सिलेक्शन करो, Z to A करना है या A to Z करना है, बस उस पर आकर के क्लिक करना है। क्लियर? मगर यहाँ पर अभी देखो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट एकदम यूनिक बनी है यहाँ पर कि ये फाइनेंशियल ईयर वाइज शॉर्ट करो, यानी कि इस पूरे कॉलम को, मंथ वाले कॉलम को फाइनेंशियल ईयर में कन्वर्ट करना है। पहले अप्रैल आना चाहिए, उसके बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस तरह से 31 यानी कि मार्च तक आना चाहिए हमारा डेटा यहाँ पर। तो वो कैसे आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, यहाँ पर आकर के मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर APR एंटर बटन प्रेस करूँगा और इसको पकड़ कर मैं नीचे की ओर ड्रैग कर लेते हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो होते हैं हमारे यहाँ तक इस तरह से, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर के महीने होते हैं। 12 12 महीने होते हैं। क्लियर? तो ये मैंने इसको पकड़ कर नीचे की ओर ड्रैग करा, इसको कस्टम लिस्ट बोलते हैं। वैसे कस्टम लिस्ट के बारे में ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जरूर चेकआउट कर लेना कि आप अपनी कस्टम लिस्ट को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, खुद की कस्टम लिस्ट को। क्लियर? तो मुझे इस महीने को फाइनेंशियल ईयर वाइज सॉर्ट करना है। मैंने यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर को यहाँ पर अपने लिख लिया है। लिखने के बाद करना क्या, आपको इसको कर लेंगे सिलेक्ट करने के बाद जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, मेरे पीछे पीछे आओ। आपको यहाँ पर फाइल टैब पर क्लिक करना है, नीचे आपको ऑप्शंस मिलता है, यहाँ पर ऑप्शंस का आपको ऑप्शंस पे क्लिक करना है। मोर पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शंस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सामने यहाँ पर एक्सेल ऑप्शंस की विंडो ओपन होगी और यहाँ पर एडवांस पे क्लिक करना है। जैसे एडवांस पे क्लिक करेंगे इसको स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे आ जाना है, बिल्कुल नीचे लास्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शंस मिलेगा एडिट कस्टम लिस्ट का। आई रिपीट, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट कस्टम लिस्ट का, उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रीडिफाइन यानी कि पहले से ही एक्सेल के अंदर जो कस्टम लिस्ट ऐड होती हैं वो यहाँ पर दिखाएगा, जैसे संडे मंडे वगैरह की, है ना? आप सन लिखते हो ना, SUN, उसको नीचे की ओर ड्रैग कर दो तो संडे मंडे ऑटोमेटिक क्लिक करके आ जाता है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सेल के अंदर वो प्रीडिफाइंड होती है, यानी कि ऑलरेडी पहले से ही ऐड होती है। हमने यहाँ पर एक लिस्ट तैयार की है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर की कोई भी यहाँ पर लिस्ट, कस्टम लिस्ट तैयार नहीं होती है। एक्सेल के अंदर जो ईयर वाइज लिस्ट तैयार होती है वो जनवरी से दिसंबर तक होती है। हमने यहाँ पर एक फाइनेंशियल ईयर की लिस्ट को रेडी किया है, उसको किया सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक, इंपोर्ट पर ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी एक कस्टम लिस्ट आ जाती है, यानी कि ये जो रेंज आपको दिख रहा है ना यहाँ पर रेंज, यही रेंज है जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट की थी। तो यहाँ पर ये रेंज आ चुकी है और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि यानी कि ये लिस्ट ऐड हो चुकी है, और ऐड पर क्लिक कर दो, यू कैन सी आप यहाँ पर ये ऐड हो चुकी है। बस आपको इतना करना है और ओके बटन पर करेंगे क्लिक, आपका काम फिनिश। अगेन यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये क्लिक करने के बाद आपको करना है कि हमको ये मंथ को सॉर्ट कराना है ना, मंथ को इस पर क्लिक करेंगे, पूरे कॉलम को फाइनेंशियल ईयर वाइज सॉर्ट कराना है। तो सबसे पहले आपको ये स्टेप फॉलो करने के लिए जो मैंने आपको बताई है, उसके बाद मंथ को कर लेंगे सिलेक्ट। अगेन डेटा टाइप पे जाना है और आपको इस बार A to Z
Z2A पर नहीं क्लिक करना, आपको यहाँ पर शॉर्ट पर क्लिक करना है। आई रिपीट, यहाँ पर शॉर्ट पर क्लिक करेंगे। शॉर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक शॉर्ट वार्निंग की विंडो ओपन होगी। एक्सपांड सिलेक्शन, इसका मतलब ये होता है कि आपने जो कॉलम को सिलेक्ट किया है उसके आगे पीछे डेटा है कि नहीं है, वो भी शॉर्ट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस पर टिक लगा देना, इसको बता देना है और शॉर्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे शॉर्ट पर क्लिक करेंगे ये इसका सिलेक्शन ऑटोमेटिक बना लेगा। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि शॉर्ट आपको किसको शॉर्ट करना है इस पूरे डेटा रेंज के अंदर से, तो यहाँ पर क्लिक करना है। नीचे यहाँ पर अपना वैल्यू को कर लेंगे सिलेक्ट। हम चाहते हैं कि मंथ वाले कॉलम को हमें शॉर्ट करना है, तो मंथ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर शॉर्ट ऑन वैल्यू ही रखना है। और ऑर्डर में यानी कि मंथ वाले कॉलम को आप किस ऑर्डर में शॉर्ट करना चाहते हो, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिखा रहा है, A to Z या फिर Z to A, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था अभी ऊपर। ये हमको ना A to Z करना है ना Z to A करना है, हमको करना है कस्टम लिस्ट के हिसाब से। यानी कि ये जो हमने लिस्ट अभी बनाई थी इसके अकॉर्डिंग हमको ये मंथ के कॉलम को शॉर्ट करना है। दैट क्लियर, वही तो हम चाहते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये कस्टम लिस्ट क्रिएट की थी। तो कस्टम लिस्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये अपनी जो लिस्ट है उसको कर लेंगे सिलेक्ट। यानी कि आपको ये काफ़ी सारी कस्टम लिस्ट इसके अंदर ऐड है, आपको कौन सी के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है। जो हमने ऐड की थी नीचे वाली अप्रैल टू 31 मार्च तक, यहाँ पर सॉरी मार्च तक यहाँ पर ऐड की थी, इसको कर लेना है। करने के बाद यहाँ पर ओके बटन पर करेंगे क्लिक। यहाँ पर सभी लिस्ट आ चुकी है और यहाँ पर जैसे ओके बटन पर करेंगे क्लिक, यू कैन सी वाव, आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ये महीना यानी कि ये मंथ शॉर्ट वाइज हो चुका है। जैसे कि ये अप्रैल आ रहा है, मैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके जाता हूँ तो अप्रैल के बाद में क्या आना चाहिए, मई आना चाहिए। तो जैसे ये अप्रैल फिनिश होगा उसके बाद में हमारा मंथ शुरू होगा मई का। देखिए यहाँ पर अप्रैल लास्ट हो चुका है, मई शुरू। मई के बाद में क्या होता है, मई जून आना चाहिए। तो यहाँ पर स्क्रॉल करके मैं जैसे नीचे आता हूँ तो जून यहाँ पर ऐड हो चुका है। इज क्लियर। तो इस ट्रिक में हमने सीखा कि कैसे अगर आपके पास में इस तरह का कोई डेटा आ जाता है और आपसे पूछा जा सकता है, और ये 100% बहुत ही यूनिक है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि भाई शॉर्ट तो हम आसान तरीके से करा सकते हैं Z2A, A to Z वगैरह, मगर आपके पास में कोई ऐसी क्रिटिकल वैल्यू आ जाती है उसके बिहार पर आपको शॉर्ट कराना है। जैसे कि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर वाइज मैंने तुमको शॉर्ट करके दिखाया, तो उस कंडीशन में हमने इसमें सीखा कि कस्टम लिस्ट किस तरह से क्रिएट होती है। उसके बाद में कस्टम लिस्ट के हिसाब से अपने मंथ के कॉलम को हमने किस तरह से शॉर्ट किया। तो वीडियो अगर अभी तक आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो वेरी मच, और कमेंट्स करके जरूर बताना ये ट्रिक आपको कैसी लगी। चलिए बढ़ लेते हैं अपने ट्रिक नंबर 2 की ओर। ट्रिक नंबर 2 में क्या है दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर एक डेटा है जो काफ़ी बड़ा बिग डेटा है। ये भी मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये डेटा कितना बड़ा है। कंट्रोल की को होल्ड रखेंगे, डाउन एरो की बटन प्रेस करना है, तो आप यहाँ पर देखेंगे 446 रोज का मेरे पास ये डेटा है। आपके पास में इससे बड़ा भी डेटा हो सकता है, वो मैंने आपको बता दिया है कि डेटा आपके पास में बिग ही मिलेगा। ठीक है, उस पर काम करना सीख लो एक बार, जब सीख लोगे तो आपके लिए सब ईजी हो जाएगा। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने अलग शीट पे लिखा हुआ है, डू डिस्टिंक्ट यूनिक काउंट फ्रॉम द गिवन डेटा एंड नो वैल्यू शुड बी रिपीटेड काउंट। हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लाइंट ने हमसे ये कहा कि आपके पास जो डेटा दिया गया है उसमें से डिस्टिंक्ट को काउंट करना है, यूनिक काउंट करना है, और कोई भी आप जो भी काउंट करोगे वो चीज़ वैल्यू रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेते हैं, समझ में आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमको ये कंपनी नेम को काउंट करना है, यहाँ पर डिस्टिंक्ट काउंट उसको बोलते हैं। यानी कि अगर कोई वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है तो वो बार बार रिपीट ना हो करके वो एक ही बार काउंट होगी। एग्जैक्टली जैसे कि EOG ये लिखा है, EOG, तो इनको बार बार काउंट ना करें, यानी कि 1 2 3 4 5 6 है ना, तो इनको वो एक ही बताए, यानी कि EOG एक ही कंपनी है ये। एग्जैक्टली अगर इसके अंदर इस डेटा रेंज के अंदर 10 कंपनी है और एक कंपनी 2 बार रिपीट हुई है तो वो 10 ही आंसर दिखाएगा। एग्जैक्टली, वरना अगर एक कंपनी 2 बार रिपीट हुई है तो 10 दूनी 20, तो आंसर वैसे नॉर्मली क्या दिखाना चाहिए, 20 आंसर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट यही है, यानी कि इस डेटा रेंज में से, ठीक है, रिसर्च एजेंट के अकॉर्डिंग कंपनी के नेम जितने भी है उनको यूनिक काउंट करके हमको दो। प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, बेटर समझ में आएगा। जैसे कि मैं आपको ये बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर डुप्लीकेट इसी डेटा का बना करके रखा है, तो हम ये पिवोट टेबल का यूज़ करने वाले हैं। पिवोट टेबल एक्सेल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कूल फ्यूचर है। तो हमको पिवोट टेबल में कन्वर्ट करने के लिए टेबल पर क्लिक करेंगे, आंसर टैब पर जाना है, पिवोट टेबल पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जैसे मैं ओके बटन पर क्लिक करूँगा न्यू वर्कशीट पर बनाने के लिए, ओके मैं क्लिक कर देता हूँ, तो आपके सामने यहाँ पर पिवोट टेबल की एक छोटी विंडो ओपन होती है। यहाँ पर उसके फील्ड ओपन होते हैं। हमको रिसर्च एजेंट के अकॉर्डिंग क्या निकालना है, रिसर्च एजेंट को मैं रखूँगा ला करके यहाँ पर रोज में। क्लियर, तो यहाँ पर 4 ही रिसर्च मतलब एजेंट है हमारे पास, और हमको काउंट करना है कंपनी नेम को उठा करके, क्योंकि हमको काउंट करना है ना गिनने के लिए, तो गिनने के लिए वैल्यूज वाले कॉलम में रखेंगे। याद रहे,
हमेशा याद रखना कि आप जो भी वैल्यूज को गिनना चाहते हो उसको वैल्यूज वाले कॉलम में ला करके यहाँ पर रखना है। एग्जैक्टली है। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये इनके काउंट ऑफ कंपनीज 137 दिखा रहा है, जो कि आंसर रॉन्ग है। मतलब हम अपने डेटा रेंज के अंदर यहाँ पर आते हैं तो उसने यहाँ पर ईओजी यानी कि जितनी भी एक नाम को बार बार रिपीट करा है उतनी बार उसने काउंट करके यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, वो ये नहीं है। क्लाइंट ने ये कहा भाई कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए, अगर वो वैल्यू 10 बार आई है तो उसको एक बार ही काउंट किया जाएगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट काउंट करने के लिए, अच्छा डिस्टिंक्ट काउंट करने के लिए इसमें ऑप्शंस मिलता है, यानी कि काउंट करने के लिए तो आप इस एरो की पे नीचे छोटा दिख रहा है यहाँ पर, जहाँ पर आपने वैल्यू रखी है, मैं यहाँ पर फोकस करके दिखा रहा हूँ आपको। ये लास्ट में जो वैल्यू आपने रखी ना, इस पे जैसे क्लिक करेंगे इस एरो की पे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, और यहाँ पर वैल्यू एडिट फील्ड सेटिंग पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक वैल्यू एडिट सेटिंग की विंडो ओपन होगी, और यहाँ पर काउंट का फंक्शन यहाँ पर बाय डिफॉल्ट होता है। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज करना चाहता हूँ, जैसे मैं इसको ड्रैग करके नीचे देख लेता हूँ, डिस्टिंक्ट काउंट्स यहाँ पर आपको दिख रहा है, कहीं पर भी डिस्टिंक्ट काउंट्स नहीं दिख रहा है। और अगर आप यहाँ पर शो वैल्यू एज पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कोई भी फंक्शन नहीं मिलने वाला है। क्लियर। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट काउंट का ऑप्शन आ ही नहीं रहा फंक्शन, तो उसको किस तरह से लाएंगे, तो ये एक ट्रिकिकल मतलब क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास में बहुत। मतलब ये ऐसा है कि ये समझो कि इसका आंसर तो यहीं पर है पास में हमारे, बट मिल नहीं पाता जल्दी से। तो ये सब करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बने जरूर रहना। ठीक है, तो अपने डेटा रेंज को ऊपर आना है काउंट करने के लिए। हमेशा देखो छोटी सी टिक है, सिर्फ ओनली कुछ नहीं है, डेटा को ऊपर क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर जाना है, अगेन पिवोट टेबल पर क्लिक करना है, और जैसे यहाँ पर पिवोट टेबल पर क्लिक करेंगे ये इसका सिलेक्शन ऑटोमेटिक बना लेगा। बनाने के बाद हम चाहते हैं कि इसका रिकॉर्ड जो आप देखना चाहते हो वो दूसरी शीट पर देखना चाहते हो, फिर एक्साइटिंग वर्कशीट पर देखना चाहते हो, तो हम चाहते हैं भाई एक्साइटिंग वर्कशीट पे, और इसकी लोकेशन भी हमको यहाँ पर देनी है। इस पर क्लिक करेंगे, एरो की पे क्लिक करेंगे, और मैंने यहाँ पर एक रिपोर्ट बना करके रखी है ऑलरेडी, मैं चाहता हूँ कि इसका रिपोर्ट यहाँ पर दिखाए। क्लियर। मैं अगेन इस पर क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद याद रहे, ठीक है, बस यही आपको करना है कि आपको इस ऑप्शन पर टिक लगा देना है, ऐड दिस डेटा द डेटा मॉडल्स, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे जैसे ओके बटन पर कर देंगे क्लिक, इस पर आप टिक करोगे तभी वहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट ऑप्शंस आएगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट काउंट का ऑप्शंस वहाँ पर आएगा, वही हमको चाहिए। और ओके बटन पर करेंगे क्लिक, जैसे ओके बटन पर क्लिक करेंगे सब कुछ प्रोसेस वही है, बस हमने उस ऑप्शन पर टिक लगाया था। और अब अपने ऑप्शन को रन करा लेंगे, रिसर्च एजेंट को उठा करके रखेंगे रोज में, और यहाँ से कंपनी नेम को उठा करके रखेंगे वैल्यूज में। इज दैट क्लियर। तो अभी यहाँ पर ये 137 दिखा रहा है जो पहले दिखा रहा था, इसको हमें मतलब सही करना है, डिस्टिंक्ट काउंट करना है। तो सेम वही प्रोसेस, इस एरो की पर करेंगे क्लिक, और यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको वैल्यू सेटिंग्स का, ठीक, आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे इसमें नीचे जैसे यहाँ पर स्क्रॉल करके आएंगे, वाओ यू कैन सी, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर आया, यहाँ पर पहले ये डिस्टिंक्ट काउंट का ऑप्शन नहीं आ रहा था। इज दैट क्लियर। तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा था, हमने वहाँ पर टिक लगा तो ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। अब इस पर कर दो क्लिक, क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे यू कैन सी, वाओ ये यहाँ पर डिस्टिंक्ट काउंट का ऑप्शन ऊपर भी आ चुका है, यानी कि डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ कंपनी नेम, मतलब वो जो कंपनी आपकी बार बार रिपीट हो रही थी अब रिपीट नहीं होगी। सेट क्लियर। तो ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकती है अगर आप किसी कंपनी बिग सेक्टर के अंदर काम कर रहे हो। और देखो कोई भी ट्रिक होती है वो लॉन्ग प्रोसेस की नहीं होती। अब मैंने आपको ये डेटा दिखाना, इस डेटा के अंदर से आपको पिवोट टेबल में कन्वर्ट करना है, बस आपको उस टिक पे निशान लगा देना है। इज दैट क्लियर, जिससे आपका डिस्ट्रिक्ट काउंट का ऑप्शन उसमें ऐड हो जाता है। आई होप कि दोस्तों ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। ट्रिक कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना, और पसंद है तो लाइक करो, कमेंट्स भी करो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, और हमारे चैनल पर बने जरूर रहना ऐसे मोर अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए। इज क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही, सीखते रहे सिखाते रहे। थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बाय बाय।